हेलो एवरीवन। मैं मनोज आप सभी का मनोज एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो दोस्तों ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली है, लेकिन मैं आपको 30% ज़रूर कराऊंगा। आज की वीडियो में 30% रहने वाले हैं, टाइमिंग थोड़ा कम रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है 30 में से लगभग 28 नंबर तो कंप्लीट कर ही लेंगे। और आप लोगों को जो है वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में ये बताना है काउंट करके कि आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और शानदार वीडियो आप लोगों को दी जाती है यहाँ पे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है यहाँ पे कि पहला प्रश्न क्या है कि जो संकल्प आप करें उसे पहले अवसर पर ही पूर्ण कीजिए। यह कथन किस विद्वान का है? वैसे दोस्तों बात भी सही है भाई, जो संकल्प आप लोगों ने ले लिया तो उसे पहले अवसर पे पूरा कर दो ना, मतलब छोड़ने की क्या बात है नेक्स्ट टाइम के लिए। अब ये कथन जो है किस विद्वान का है? अगर इस प्रश्न की बात करेंगे, जेम्स महोदय का ये कथन होगा। पहले प्रश्न का आंसर आपका पहला ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अच्छी आदत बुरी आदत के प्रकटीकरण को अवसर नहीं देती है, अतः उसका स्वयं ही अंत हो जाता है। और ये भी कथन किसका है? दोस्तों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस कर लिया करो और नोट डाउन कर लिया करो उन क्वेश्चन को। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 ये आपका होगा भाटिया का, भाटिया जी का ये कथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, किस सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद तथा अपमानजनक बातों को याद नहीं रखना चाहिए? बताइएगा भाई, किस सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद तथा अपमानजनक बातों को याद नहीं करना चाहिए? अब धैर्य का सिद्धांत होगा दोस्तों। सर यहाँ पर पहला वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है भाई, यहाँ पर आत्मानुभूति का सिद्धांत भी नहीं हो सकता है ना, या हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। दमन कह सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पर? दमन, देखो दमन होता है, एक होता है आपका समन। अब दमन किसको कहते हैं, समन किसको कहते हैं, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए दमन वो होता है जब हम लोग जो अपने दुखद बातें होती हैं उनको जो है बलपूर्वक भुला देते हैं। ठीक है, कि भाई हम लोगों को याद ही नहीं करनी है। लेकिन जो शांति से भुलाते हैं उसको बोलते हैं समन, और इसको बोलते हैं दमन, जब हम लोग जो है जो अपमानजनक बातें होती हैं उनको जो है कठोरता के साथ भुला देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया आपका? 3% क्लियर हो गया आपके। चलो 4 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं, उन्मुख होते हैं 4 नंबर की तरफ कि निम्न में कौन बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानता है? निम्न में कौन बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानता है? अब ये मनोवैज्ञानिक हैं, स्टेटमेंट वाले कथन और इस प्रकार के कथन जो आपकी स्क्रीन पर आए हैं, ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होगा बंकिंघम, दूसरा होता है आपका थर्नडाइक, तीसरा होगा हैगन, फोर्थ होता है विलियम स्टन। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, विलियम स्टन महोदय। इसका आंसर हो जाता है विलियम स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन कि किसी कक्षा के बालक अपना गृह कार्य करके नहीं लाते, इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षक करेगा। अब इस समस्या के समाधान के लिए दोस्तों शिक्षक क्या करेगा भाई? शोध करेगा। अरे भैया, शोध करेगा क्या? नहीं करेगा ना साथियों, शोध नहीं करेगा। स्वचिंतन यानी कि खुद ब खुद चिंतन, अपने आप में चिंतन क्यों करेगा भाई? वो भाई बालक करके नहीं ला रहा काम को तो खुद ब खुद चिंतन थोड़ी ना करेगा भाई, सामाजिक अनुसंधान करेगा वो। इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? बी नंबर हो जाता है। ठीक है, बी नंबर हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े, आप लोग जो है सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी का अनुभव और प्रतिभाशाली। पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है, ये रहेगा आपका 6 नंबर। तो दोस्तों अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो ये जो बच्चा है वो आपका क्या नहीं हो सकता? ये पिछड़ा बालक नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान देना इसमें। और 140 प्लस जो है इसका IQ लेवल होता है, जो आपका प्रतिभाशाली बच्चा होता है। बालकों के मन की दबी हुई भावनाओं को किस विधि द्वारा बाहर निकाला जाता है?
यानी कि हर बच्चे में जो कुछ भावनाएं होती हैं वो दबी हुई रहती हैं। अब इन दबी हुई भावनाओं को हम लोग किसके द्वारा निकाल सकते हैं बाहर? शल्य चिकित्सा के द्वारा। मनोविश्लेषण दोस्तों, मनोविश्लेषण नहीं होगा कुछ, हाँ मनोविश्लेषण ही होगा, सॉरी फॉर दैट। मैं बताना चाह रहा था कि मनोविश्लेषण इसका आंसर होगा कि जो दबी हुई भावनाएं होती हैं हम लोग मनोविश्लेषण के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मनोविश्लेषण विधि रहेगा। दोस्तों जब मतलब कोई भी है टीचर, जो भावी शिक्षक हैं आप लोग, तो आप लोगों ने देखिएगा बीएड बीटीसी किया है तो मनोविज्ञान आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। सीटेट आप लोग कर रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, है ना। बीटीसी आप लोग किए हैं या आप लोग सुपर टेट करेंगे, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्यों कराया जाता है आप लोगों को? यही सब्जेक्ट क्यों रखा गया भाई? मन का विज्ञान, यानी कि बच्चे के मन को पढ़ना है डियर। तो मानसिक विकास के पक्ष क्या हैं, ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा। प्रश्न संख्या रहेगा आपका 8 नंबर। इसमें बोला गया है मेरे प्यारे साथियों, मानसिक विकास के पक्ष क्या हैं? संवेदना, बुद्धि, भाषा, इनमें से सभी। बताइएगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? इसमें तो सभी आंसर लगाएंगे। और 9 नंबर प्रश्न कहता है कि बालक से यह कहना घर गंदा मत करो, है ना। अगर आप लोग बालक से कह रहे हो कि घर गंदा मत करो तो ये कैसा निर्देश है, ये आपको देखना है इसमें भाई। निषेधात्मक होगा, प्रशंसनीय होगा, स्वीकारात्मक होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा? ठीक है, बताइए जल्दी से आप लोग आंसर। 9 नंबर भाई, तो ये मतलब मत करो, मत करो, निषेधात्मक यहाँ पर रहेगा, है ना। निगेटिव की बात की जा रही है कि भाई करना नहीं है आपको। क्लियर है? चलो, स्टेटमेंट वाला अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, और ये कथन जो है वो किसका है? ये वाला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टैनले हॉल तो आंधी तूफान की अवस्था कहे हैं, है ना। तो किलपैट्रिक आंसर रहेगा इसका। इसका आंसर रहेगा दोस्तों किलपैट्रिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किशोरावस्था को कितने भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है? अच्छा दोस्तों, हम लोग किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांट सकते हैं क्या? अभी मैंने आंसर बता दिया आपको बिहार में, है ना। थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, बट कोई नहीं है। इसको 2 भागों में डिवाइड हम लोग कर लेंगे, है ना। एक तो होती है आपकी पूर्व किशोरावस्था, एक होती है आपकी उत्तर किशोरावस्था। क्लियर हो गया? आई होप आपके 11 में से 11 अभी तक सही हो होंगे। अभी आपके पास जो है 20 क्वेश्चन लगभग और बचे हैं और 19 क्वेश्चन। तो उसमें जो है ना पूरा के पूरा क्वेश्चन करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना स्कोर कितना रहा आपका। ठीक है, तो मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? मतलब कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो सक्रिय हो जाती है तो मानव शरीर का जो आकार है वो बढ़ जाता है? आप लोग बताएंगे पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? मतलब कौन कौन से प्रकार हैं, देखो क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है इन्होंने कि कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, देखो गामक रहेगा सीखने का प्रकार, है ना। और आपका जो है, अच्छा दोस्तों निर्देशात्मक रहेगा क्या? अब इसमें दिक्कतें ये आती हैं कि गामक हो गया आपका और निर्देशात्मक हो गया आपका और भावात्मक, मतलब ये जो आपके ऑप्शन सारे लिखे हुए हैं, गामक, ज्ञानात्मक, निर्देशात्मक, क्योंकि कौन कौन से लिखा हुआ ना यहीं पर आंसर आप लोगों को मिल चुका था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है। अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है रुकावट एवं जटिलता, आलस्यपूर्ण, सार्वभौमिकता एवं निरंतरता, इनमें से कोई भी नहीं। देखो ये आपका प्रैक्टिस चल रहा है और 14 नंबर का आंसर जो रहेगा मेरे प्यारे साथियों वो रहेगा सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। 15 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा भाई, उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है इसको दूसरे किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो आप लोग बताएंगे सर इसको संबंधवाद के नाम से जाना जाता है। संबंधवाद, इसको हम लोग बंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका आंसर लगाएंगे हम लोग डी नंबर। अब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था, है ना। तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो कौन है? ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको है थ्योरी भी कराऊंगा, है ना। मेरी दूसरी वाली वीडियो आप लोग ज़रूर चेक करें चैनल पर जाकर। ठीक है, आज ही आप लोगों को जो है थ्योरी की क्लास भी दी जाएगी क्योंकि टाइम कम है, जितना चाहे जोर लगा लो अपना। ठीक है, जितना भी मन में आपका है कि यहाँ इतना पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है आपको। तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं आपको देखना है 16 नंबर में। तो आंसर होगा इसका आपका
वाटसन महोदय, वाटसन महोदय। ठीक है, चलो चलते हैं 17 नंबर की तरफ कि हल ने सीखने के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एल हल ने सीखने के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इन्होंने जो है ना, अगर हम लोग हल की बात करेंगे, अगर जब हम लोग बात करेंगे हल महोदय की, तो इन्होंने प्रबलन सिद्धांत का किया। ठीक है भाई, प्रबलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया किन्होंने किया था, हल महोदय ने किया था। अब इस सिद्धांत का दूसरा नाम बता सकते हैं आप लोग? भाई सिद्धांत को जो है हम लोग गणितीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? गणितीय सिद्धांत के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और भी अन्य नाम है इसके वैसे तो। अगला क्वेश्चन कहता है कि सीखना प्रभावित होता है सीखने वाले के संवेगों से, संवेग क्षीणता से, निर्देशन से और ए और बी दोनों से। तो सीखना प्रभावित होता है 18 नंबर प्रश्न, तो सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निषेधात्मक अभिप्रेरक के बारे में बात कीजिएगा। निषेधात्मक अभिप्रेरक हैं उपहार, सांत्वना, दंड और पुरस्कार। क्या कहते हो साथियों आप लोग इसका आंसर? 19 नंबर का आंसर होगा आपका दंड, निषेधात्मक। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? दंड होगा, निषेधात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने 50 बार तो कम से कम किया होगा कि मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। अच्छा, मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, क्या बात कर दी भाई। यहाँ पर देखिएगा, बढ़िया प्रश्न दिख रहा ना आपको यहाँ पे, है ना? 20 नंबर जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। तो क्या कहते हो इसको आप लोग? भाई ऐसे कह सकते थे क्या हम लोग, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है ना? चलो इसका आंसर जो बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा। 20 नंबर की बात करेंगे, इसका आंसर होगा क्या? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ठीक है, यानी कि जब हम लोग पहले से कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं उसका अनुभव करके हम लोग जो है दूसरे यानी कि उच्च स्तरीय चीज़ पर लगा देते हैं। हम लोग यहाँ पे उच्च स्तरीय चीज़ पर लगा देते हैं, तो वो आपका होता है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ के बारे में बात की जा रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका के बारे में बताना है आपको। तो शिक्षक की जो भूमिका होगी मेरे प्यारे साथियों, वो सुविधादाता की भूमिका होती है। क्या होती है? भी सुविधादाता की भूमिका होती है। आप लोगों ने इसका आंसर बताया होगा डी नंबर, और डी नंबर को कर देते हैं हम लोग गलत। ठीक, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा जा सकता है? बताइएगा दोस्तों, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा जा सकता है? तो ब्रूनर के अनुसार हम लोग इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं डियर। कितने भागों में कर लेते हैं? 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं सर बता दीजिए एक बार। देखिए, एक तो होता है आपका क्रियात्मक अवस्था। कौन सा होता है? क्रियात्मक अवस्था। एक होता है आपका संकेतात्मक अवस्था, एक होता है आपका कौन सा? प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि संवेग जो है इन्होंने जो है 14 बताए थे, 14 प्रकार बताए थे इन्होंने, है ना? 24 नंबर देखिएगा, बुद्धि के अध्ययन का जो पक्ष है वो कार्यात्मक पक्ष होगा, संरचनात्मक पक्ष होगा, क्रियात्मक पक्ष होगा, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर सरकारी वाला लगा दीजिएगा आप लोग, डी नंबर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ कि बुद्धि को निर्धारित करने वाला जो कारक है उसके बारे में बात करते हैं। वंशानुक्रम होता है क्या बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, या राजनीतिक तो कुछ होगा नहीं आपका। ठीक है, राजनीतिक तो आपका हो ही नहीं सकता। तो बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक क्या हो सकता है भाई? बताओ आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया है आपका, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे वंशानुक्रम। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम लोग वंशानुक्रम। और दोस्तों वातावरण भी जो है वंशानुक्रम को प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आएगा तो आप लोग लगाएंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन, लेकिन वातावरण भी इसमें जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा जो है वो संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में
होता है। हमने कहा 2 से 7 वर्ष, और 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्या कहते हो? पहला वाला ऑप्शन हो जाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप लोगों की। अच्छा 0 से 2, 2 से 7 पूछिए ना, पूर्व संक्रियात्मक, सॉरी फॉर दैट, पूर्व संक्रियात्मक रहेगी, क्योंकि दोस्तों 2 से 7 पूछिए ना आप लोगों से, है ना, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका पूर्व संक्रियात्मक रहेगी, और जो मूर्त संक्रियात्मक होती है वो आपके 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है, और आपकी जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो आपकी 11 से अबव होती है ना। तो ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी नंबर यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क ख त फ, ये जो ध्वनियाँ हैं इनके बारे में बात कीजिएगा। तो ये जो ध्वनियाँ हैं दोस्तों स्वर्णिम ध्वनियाँ हैं, है ना। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जब एक शिक्षक द्वारा यह समझा जाता है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक नीतिपरक है, शिक्षापरक है, जेंडर पक्षपाती है, ए और बी दोनों। तो जेंडर पक्षपाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डियर कि मूल्यांकन के लिए पूछे जाने वाले पूरक प्रश्न होते हैं, लघुत्तरीय होते हैं, अति लघुत्तरीय होते हैं, दीर्घ उत्तरीय होते हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो डी नंबर आपका। तो अधिगम वक्र के मुख्यतः प्रकार बताने हैं आपको। अधिगम वक्र के मुख्यतः प्रकार हैं 3, 4, 2 या 5। अधिगम वक्र के प्रकार दोस्तों, अधिगम वक्र के प्रकार जो है 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार। ठीक है, देखो सरल रेखीय होता है एक, तो आपका एक होता है आपका सरल रेखीय, एक होता है आपका उन्तोदर, ठीक है, एक होता है आपका नतोदर, एक होता है आपका मिश्रित। अब दोस्तों आप लोगों के सामने 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। टाइमिंग ज़्यादा नहीं लगी आपकी, है ना, क्योंकि नाम वाम लेने का तो कोई मतलब है ही नहीं आज। तो आप लोग मुझे बताइएगा 30 में से आपका जो स्कोर रहा है वो बताना है आपको, स्कोर कितना रहा। सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताकर जाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप लोग पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं थ्योरी की क्लास में, बाय बाय।